ये फरमाइए कि जैसे मैं अभी कह रहा था कि वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, तो ये बड़े दिलचस्प वक्त हैं। अभी बात हो रही थी हमारे दो वकला साहिबान से, उनसे तो मैंने कानूनी तौर पर लिया, सदर साहब के ख़िलाफ़ मुकदमे की बात हो रही है, इनकम्प्लीट असम्बली की बात हो रही है। आपको कैसे अनफोल्ड करता ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, चाहे सेंटर में हो चाहे पंजाब में हो, ये कैसे आपको अनफोल्ड करती नज़र आती है? और ये आप समझते हैं कि हालात इस नहज तक जाएंगे कि पहली दफ़ा हमारे सदर मोहतरम पर खुदा न खास्ता ऑफिस से बाहर आएंगे जब तो मुकदमात भी होंगे? जनाब ये जो कह रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, हम नहीं कह रहे। जनाब हबीब अकरम साहब, देखिए कायद साहब, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो इसी तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाती रहती हैं और अपने मुखालिफिन के ऊपर, और ये इल्ज़ामात का सिलसिला कुछ हमने पहली दफ़ा नहीं देखा, इससे पहले भी लगता रहा है। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 से इसमें एक तसलसल भी है कि बार बार एक ही बात की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जमहूरी पार्टी नहीं है, और जब उसने असम्बलियाँ तोड़ी तो उसने गलत तौर पर तोड़ी और फिर ज़ाहिर है वो मामला अदालत में चला गया। लेकिन सदर के लिए हमारा, जब तक कोई शख्स सदर रहता है तो हमारा दस्तूर उसे वाज़ेह तौर पर एक प्रोटेक्शन देता है। वो इतनी बड़ी है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा उसके सदारत के दौरान का उसके पास नहीं, किसी के पास भी नहीं जा सकता, और बिलखुसूस उन उमूर में जिनमें वाहिद और आखिरी इख्तियार सदर का है। ये तो है कानूनी पहलू। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो अब तक जितने भी मुकदमे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ बनाए गए हैं, उन सब का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुआ है और नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा है जिन्होंने मुकदमे बनाए। तो इस पर्टिकुलर केस में भी दरअसल ये सिर्फ दबाव डालने की एक टैक्टिक है, वरना अच्छी तरह पता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये जो कहने वाले हैं इनको भी पता है कि ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता। अच्छा हबीब साहब, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं कि ये कोई बायकॉट की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यार आगे चलें, पर आगे चलना कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी है क्योंकि माजी के साथ हम जुड़े होते हैं। तो आपको क्या नज़र आता है कि ये जो अब जो असम्बलियाँ बनी हैं, जो हमारे सामने आई हैं, ये कैसे काम करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी? और ख़ास तौर पर इकनॉमिक बैकग्राउंड में आज आप देख लीजिएगा 7.25 या 7 रुपये 6 पैसे फिर बिजली की कीमत बढ़ गई है। तो ये अगला पीरियड आपको कैसे नज़र आता है अनफोल्ड करता? देखिए, इस गवर्नमेंट का और इन असम्बलियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनकी लेजिटिमेसी मशकूक है। यानी वो इलेक्शन जिसकी बुनियाद पर इसके अराकीन ने अक्सरियत हासिल की है इन हुकूमतों की, उन अराकीन के बेशतर जो हासिल करदा वोट हैं वो फॉर्म 45 के को देखें तो अलग है और फॉर्म 47 को देखें अलग है। तो ये तो एक लीगल लेजिटिमेसी है। उसके साथ साथ अगर हम पब्लिकली भी देखें तो हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा भरोसा इस गवर्नमेंट की, यानी इस गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ये नहीं है कि ये वाकई मुंतखब है। अगर ये मुंतखब होते तो ये फैसले एतमाद के साथ कर लेते, लेकिन अब चूंकि ये इनका इंतखाब ही किसी न किसी दर्जे में मशकूक है और जिस पर अभी हतमी फैसला होना मुमकिन अभी होना बाकी है, तो इसलिए कायद साहब ये जो हुकूमत है ये हमेशा ऑन इट्स टोज रहेगी। यानी ये इस हुकूमत में कभी भी एतमाद नहीं आने पाएगा। ये जब भी फैसले करेगी तो उसकी कोई वो एक चोरों की तरह फैसले करेगी, तारीकी में फैसले करेगी, और उनको दुरुस्त तरीके से अवाम के सामने पेश भी नहीं कर पाएगी, और अवाम का भरोसा भी इनके ऊपर नहीं होगा कि जनाब आपके पास तो लेजिटिमेसी नहीं है। दूसरा, उसके साथ साथ ये होगा कि अब जितने भी इनके वो लोग जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने फॉर्म 47 मैनेज कर लिया या किसी तरीके से इलेक्शन मैनेज करके वो असम्बली का हिस्सा बन गए हैं, तो अभी उनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केस चल रहे हैं। आपको याद होगा कि 2013 से 18 के दरमियान 4 हलकों की बात होती रही और एक केस खुला था, वो था एयाज सादिक साहब का। उस वक्त NA 122 लाहौर का हलका था और उसमें दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ा था। तो आपको याद होगा कि उस एक हलके में, और दूसरा जहांगीर खान तरीन साहब का हलका था जो लोधरा वाला था, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां उस हलके को भी खुलवा लिया था। इन 2 हलकों के खुलने से पूरे का पूरा सिस्टम जो था वो एक दफा लरजने लगा था, और फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि इन 2 इलेक्शनों के बाद फिर मुसलसल लरजता ही रहा। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे और जब अदालतों में सवाल जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में सवाल उठेगा कि एक कहेगा कि जनाब ये है फॉर्म 45 और ये है फॉर्म 47 और मुझे बुलाया भी नहीं गया और मेरे बगैर ही फॉर्म 47 तैयार कर लिया गया, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये हुकूमत मुसलसल लरजती रहेगी। इसके पास कभी भी
वो रास्ता कभी भी इतनी ये मजबूत फुटिंग नहीं उसको मैसर होगी कि अपने पैरों पे अपने कद के साथ खड़े होकर कोई फैसला कर सके। तो लिहाजा जब हुकूमत फैसला कर पाएगी, अदम इस्तेकाम का तासुर उसके अंदर इनहेरेंट होगा, और फिर मईशत जो है वो इतनी मुश्किल हालात में है और उसको भी नहीं संभाल पाएगी, तो आप देख सकते हैं कि हम एक दफ़ा फिर मुझे ऐसे लगता है कि आने वाला वक्त जो अदम इस्तेहकाम का वक्त होगा, शायद इस्तेहकाम अभी हमसे रूठा हुआ है। अच्छा, अभी लोधरा में मुझे बताया जा रहा था कि वहाँ पे तो दोबारा जो गिनती हुई है उसमें दोबारा से PMLN के लीडर जीत गए, और ये भी कहा जा रहा है हबीब अकरम साहब कि कुछ सीटें और भी मुस्लिम लीग नून को मिलने वाली हैं शायद जो रीकाउंट में, तो वो बेनिफिशरी तो कहीं मुस्लिम लीग नून बनती नहीं नज़र आ रही। देखिए, असल सवाल यह है कि ये कहाँ पे ऑर्डर्स हुए हैं। अगर हम देखें, यानी जितनी दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या उसके नामजद करदा आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कमीशन तरफ गई हैं, तो वो सब की सब मुस्तरद हो गई हैं। उन्हें वक्ती तौर पर रिलीफ मिला, थोड़ा सा स्टे हुआ, और उसके बाद खुद ब खुद ही मामला जो है वो PMLN की तरफ पलट गए। लेकिन उसके बरक्स PMLN ने जहां पर भी कोई दरखास्त की है तो वो फौरी तौर पर मंजूर कर ली गई, जैसे इस केस में हुआ। तो अगर ये रियायत है, अगर जो कि रियायत नहीं है, अगर ये रियायत है तो ये सिर्फ एक ही जमात के लिए क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इस पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर, रिकाउंटिंग का प्रोसेस एक कानूनी प्रोसेस है, लेकिन जब एक तरफ 10 आदमी रिकाउंट मान रहे हों, 10 आदमी एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल पेश कर रहे हों कि कानून में लिख रखा है कि काजी साहब अगर आप और मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके और मेरे सामने या आपके और मेरे नामजद करदा लोगों के सामने फॉर्म 47 में फॉर्म 45 कंसोलिडेट होगा। इतनी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है और जो पेश की जा रही है कि जनाब यहाँ पे कानून बाकायदा तोड़ा गया है, वहां पे कोई रियायत नहीं मिल रही। उन्हें कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ जाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो रियायतें मिल रही हैं। तो ये एक दिलचस्प अमर है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के यानी मुकम्मल हो जाने के बाद भी नताइज आने का सिलसिला जारी है। चलें, ये तो ट्रिब्यूनल में जाते रहेंगे, मगर मैंने एक शॉर्ट सुनवाना है आपको सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा का। आपने यही वो कुछ बात की, ये जरा में जी हबीब साहब आप बात मुकम्मल करें, मैं फिर शॉर्ट सुनवाता हूँ। मैंने आपको अर्ज किया कि काजी साहब ये जो आपने अभी एक फिक्रा अदा किया ना कि ट्रिब्यूनल में तो जाते रहेंगे, दरअसल ये है पूरे इस मामले की जान कि ट्रिब्यूनल के बारे में तकरीबन एक इत्तफाक राय है कि वहां पर फैसला नहीं होगा। तो जब फैसला नहीं होगा तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा? इसके लिए तो कोई अफलातून होने की जरूरत नहीं। हबीब अकरम साहब आप मेरे साथ रहिए, ब्रेक का वक्त आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मोहतरमा सेनेटर अब्बासी साहिबा जो खाकान अब्बासी साहब की साहबजादी हैं, उनको एक शॉर्ट सुनवाएंगे और हबीब अकरम साहब का एक टेक भी लेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सादिया अब्बासी साहिबा हमशीरा हैं जनाब शायद खाकान अब्बासी साहब की। मैं उनका शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर हबीब अकरम साहब की तरफ जाते हैं। सुनाएं जी। जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाए। इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया भर के सामने है। इस ऐवान में लोगों ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए था, और वाकई उनको करना चाहिए था, इसलिए कि जो इलेक्शन जो था वो शफाफ नहीं था। ये हबीब साहब, ये टेक्निकली तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की ही सेनेटर है ना, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। जी, टेक्निकली तो उन्हीं की है, लेकिन जो बात कह रही हैं वो 100% दुरुस्त है। ज़ाहिर है उनके भाई के इख्तलाफात हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, और वो रास्ते अपने जुदा कर चुके हैं। शायद सादिया अब्बासी साहिबा भी अपने रास्ते जुदा कर चुकी हैं नून लीग के साथ, इस वजह से उन्होंने खुल के बात की है। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं की गवाही तो नहीं है। इससे पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कराची जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने जीती हुई नशिस्त वापस की है सिंध असम्बली की। उन्होंने कहा है कि ये नशिस्त तो मैं जीता ही नहीं हूँ, और जो मुझे दे दी गई है यहाँ पर जीतने वाला जो है मेरा मुखालिफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा आज़ाद उम्मीदवार है। तो ये सिर्फ एक गवाही नहीं है, और भी बहुत सारी गवाहियां हैं जो सामने आ रही हैं। इससे पहले जमात इस्लामी के कई लोग, लाहौर से एक साहब कह चुके हैं कि जनाब मैं ये इलेक्शन मैं तो हारा हूं, लेकिन जीतने वाला ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म 45 है वो कुछ अलग कहानी सुना रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इस इलेक्शन को दुरुस्त नहीं मानते। तो अब आप जरा तसव्वुर कर लीजिए ना कि जब सेनेट के अंदर ये बात कही जा रही है
कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, तो उसके बाद फिर क्या जवाब रह जाता है कि इस इलेक्शन पर हम वो भरोसा करें जो हम 2013 में या 2018 में करते थे। तो लिहाजा इसके अंदर ही ऐसे एक इस इलेक्शन के अंदर दाखिली शहादतें बहुत सारी ऐसी हैं जो पाए जाने वाले तजादात को ज़ाहिर व बाहिर कर रही हैं।